गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का पार्ट 7। इस 7th पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो जब हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं तो बेटा हमको ये पता रहना बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसको बोला जाता है। इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद इट्स आयन, उसके जो आयंस रहते हैं आयंस में कन्वर्ट हो जाते रहते हैं, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो आयंस में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हमारे के जो सॉल्यूशन होता है उसमें अगर हमारा सोल्यूट आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़े आते हैं, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब बढ़े आएंगे तो थोड़ा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। तो हम उसी के बारे में आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखेंगे हम सबसे पहले, जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। बच्चों इसमें हम देखेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स अगर इसको हम सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या बनाते हैं, ये इसके आयंस में कन्वर्ट होता है। यानी अगर कोई मेरा सोल्यूट, जैसे कि मेरा सोल्यूट है, वो सोल्यूट अगर इलेक्ट्रोलाइट वाला सोल्यूट है तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वाला सोल्यूट रहेगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वाला सोल्यूट रहेगा तो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम। अब ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। देखो बच्चों, जैसे कि हमारे पास एक बीकर है, ठीक है। ये बीकर है और इस बीकर में कुछ पानी हमने भर के रखा हुआ है। अब इस बीकर में मैं एक सॉल्यूट डालता हूं, जैसे कि मैंने डाला है 2 मोल सुक्रोस, ठीक है। 2 मोल सुक्रोस डाला है हमने। तो यहां पर कैसा होगा, सबसे पहली बात आती है बच्चों की सुक्रोस जो होता है, सुक्रोस होता है नॉन वोलाटाइल, सॉरी नॉन वोलाटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। सुक्रोज है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसके आयंस बनेंगे क्या, नहीं। तो भाई सुक्रोज के आप 2 मोल डालोगे तो अंदर भी इसके सिर्फ 2 ही मोल मिलने वाले हैं। अंडरस्टूड, क्योंकि वो डिसोसिएट होगा क्या, नहीं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिमेन सेम, यानी एडिशन करते समय जो पार्टिकल रहते हैं अंदर डिसॉल्व होने के बाद भी पार्टिकल सेम रहेंगे। देखो भाई 2 मोल 2 मोल। लेकिन अगर हम कोई दूसरा केस लेते हैं, जैसे कि ये बीकर लिया है मैंने, बीकर, और इस बीकर में हमने पानी डाल के रखा है, और इस बीकर में मैं डाल रहा हूं 2 मोल NaCl, ठीक है। 2 मोल NaCl डाल रहा हूं, और NaCl बिलोंग्स टू व्हाट, इलेक्ट्रोलाइट। NaCl किस पे बिलोंग करता है भाई, NaCl बिलोंग्स टू इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, तो ऑब्वियसली इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स अंदर जाके कुछ ना कुछ डिसोसिएट होंगे। जैसे हम जानते हैं, हमारा कॉमन सेंस बताता है NaCl डिसोसिएट होके Na पॉजिटिव Cl निगेटिव बनते हैं, यानी यहाँ पर एक ये बनते हैं यहाँ पर आके 2। तो अगर हमने 2 मोल डाले तो अंदर कितने मोल बनेंगे, 4 मोल्स ऑफ आयन। क्या बनेंगे बेटा, 4 मोल्स ऑफ आयंस, यानी अंदर जाके कैसे हो गए, ये डबल हो गए। वैसे ही अगर आप सुक्रोज डालोगे, सॉरी सुक्रोज बोल दिया मैंने, CaCl2 डालोगे आप, 2 मोल CaCl2 डालोगे तो अंदर जाके कितने मोल होंगे हम देखेंगे। देखो बच्चों, CaCl2 डिसोसिएट कैसा होता है, CaCl2 डिसोसिएट होता है Ca2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस Cl निगेटिव में। यहाँ पर अगर 1 मोल डालो तो यहाँ पर मिलते हैं इसके 1 और इसके 2, यानी टोटल 3 मिलते हैं। यानी अगर आप 2 मोल CaCl2 डाल रहे हो तो अंदर कितने मिलेंगे, 6 मोल्स ऑफ आयंस मिलेंगे। तो देखो बच्चों कैसा चेंज हो रहा है, अंदर जाके सिनेरियो चेंज हो रहा है, अंदर की कहानी पूरी बदल रही है। हम जितने नंबर ऑफ पार्टिकल डालते हैं उतने ही हमको मिलते हैं क्या, नहीं, कभी इससे डबल मिलते हैं, कभी इसके ट्रिपल मिलते हैं। जैसे ये केसेस में ट्रिपल मिले, ये केस में डबल मिले, और अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे सुक्रोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसके केस में मिला उतना ही पार्टिकल। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट दोनों ही केसेस में कहानी अलग होंगी, ठीक है। अब जैसे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई हुई है। सबसे पहले सबसे पहले हम देखेंगे हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की कौन कौन सी है।
देखो बेटा, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका फॉर्मूला था, एक्चुअली ये ऐसा था, डेल्टा पी अपॉन पी वन नॉट इज इक्वल टू एक्स टू इज इक्वल टू डब्ल्यू टू अपॉन एम टू, यहाँ पर डब्ल्यू वन अपॉन एम वन, बराबर है। ये हमारी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी डेल्टा टीबी के बी इंटू एम। तीसरी थी डेल्टा टीबी, सॉरी डेल्टा टीएफ के एफ इंटू एम। और चौथी थी पाई ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका फॉर्मूला था सीआरटी, या तो फिर आप एमआरटी भी लिख सकते हो। सीआरटी, सी बोले तो कंसंट्रेशन, एम बोले तो मोलैरिटी, बात एक ही है। इसी के फॉर्मूले में अगर हम m की वैल्यू पुट करते हैं तो m की वैल्यू क्या आती है, W2 अपॉन M2 इंटू W1 इन kg। सिमिलरली यहां पर भी W2 अपॉन M2 इंटू W1 इन kg, ये हो गया यहाँ पर बातें। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो सीआरटी में भी, इसमें भी मोलैरिटी है। मोलैरिटी का फॉर्मूला था W2 अपॉन M2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बच्चों, मैंने आपके सामने अब चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रख दिया है, और चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको एक टर्म मिल रही है M2, ठीक है। तो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सीपी, सीपी यानी क्या होता है बेटा, इन शॉर्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द M2। M2 क्या है बच्चों, ये M2 है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, एक और बात हम जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड होती है, अमाउंट या तो फिर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। समझ में आया? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी हमारे लिए, ये एक बराबर इंपॉर्टेंट नोट बन गया हमारे लिए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो अमाउंट या नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल के ऊपर डिपेंड होती है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो रहती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को। तो इन बातों को अगर हम देखें तो हमको एक बात क्लियर होती है इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो अगर फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, कभी ये होते हैं डबल, बराबर है ना, कभी ये होते हैं डबल तो कभी ये होते हैं ट्रिपल। कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले आपको NaCl और CaCl2 के एग्जांपल में समझाया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डबल होगा, ट्रिपल होगा। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डबल होता है, ट्रिपल होता है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसी होंगी बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कैसी होंगी, डबल होंगी या तो फिर ट्रिपल होंगी, एक्सेट्रा, ठीक है। अंडरस्टूड। यानी इसका मतलब ये डबल हुआ तो ये डबल होगा, और ये क्या होगा बच्चों, ये 2 से कम होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या होगा, 2 से कम होगा। इसकी जितनी वैल्यू थी उससे डबल वैल्यू इसकी आई। अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल या नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डबल हुआ तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 टाइम्स बढ़ेगी। लेकिन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये 2 टाइम्स से कम होगा, यानी 1/2, यानी हाफ होगा, आई मीन टू से दैट। तो इट बिकम्स हाफ और थ्राइस। अंडरस्टूड, क्लियर है? तो ये इफेक्ट होता है जिसके कारण हम कभी जो मोलर मास निकालते हैं या M2 की वैल्यू निकालते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूले, हमने देखे थे यहाँ पर M2 निकालने के लिए हमने फॉर्मूला रखा था, तो M2 को इधर लेके गए थे, डेल्टा टीबी को इधर इंटरचेंज किया था, याद होगा आपको। इसको इधर लेके गए थे, इसको इधर, तो M2 के लिए फॉर्मूला बन गया था। इसको इधर लेके गए थे, इसको इधर, तो M2 के लिए फॉर्मूला। इसको यहाँ लेके गए, यहाँ लेके गए, तो M2 के लिए फॉर्मूला। सिमिलरली यहाँ पर इसको एक काम करते हैं, हम इसको उठा के सीधा यहाँ पर रख देते हैं P1 नॉट, तो इसको इधर लेके गए, इसको इधर लेके गए, तो M2 के लिए फॉर्मूले। तो अगर मैं M2 निकालता हूं बाय यूजिंग दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो भाई हमारी M2 की वैल्यू कैसे आएंगी? अगर हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो तो परफेक्ट आएंगे, बिल्कुल जो चाहते थे वही आंसर आएगा। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं तो M2 की वैल्यू चेंज होना निश्चित है, चेंज ही आएंगी। क्यों चेंज आएंगी? मैंने क्या बोला है, एक बार फिर से रिकॉल करता हूं मैं। अगर हम
इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं तो हमारे M2 की वैल्यू जो राइट है वही वैल्यू आएंगी, एग्जैक्ट वैल्यू आएंगी। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट की जगह इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं तो हमारे M2 की वैल्यू कैसी आएंगी? चेंज आएंगी। फिर से एक बार रिपीट, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं तो हमारे M2 की वैल्यू आएंगी चेंज, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में सेम आएंगी, नो चेंज एट ऑल। याद रखना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए नो चेंज, इलेक्ट्रोलाइट के लिए चेंज। अंडरस्टूड? क्लियर है? किसकी वैल्यू? M2 की वैल्यू। इसीलिए हम बोलते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से अगर आप इलेक्ट्रोलाइट को सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है और उसका आप मोलर मास निकाल रहे हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से, तो आपका जो मोलर मास आएगा एग्जैक्ट वैल्यू आने वाली क्या? नहीं आने वाली, चेंज वैल्यू आएंगी। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। क्या बोलते हैं उसको? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। अंडरस्टूड? दिमाग में बैठी बच्चों बातें? क्लियर है? हाँ, अब इसके बाद हम देखेंगे एक फैक्टर। हम देखेंगे एक फैक्टर जिसका नाम है वेंट ऑफ फैक्टर। आय, ठीक है बच्चों, वेंट ऑफ फैक्टर आय। ये 1 मार्क के लिए आपको आता है, 2 मार्क के लिए भी आएगा। 1 मार्क के लिए आएगा तो सिर्फ डेफिनेशन आएंगी, ये एक रेशो है तो डेफिनेशन भी आप रेशो के रूप में लिखना, ठीक है। और इसका अगर 2 मार्क के लिए आता है तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बढ़ा देना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों देखेंगे वेंट ऑफ फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है ये। देखो बच्चों, मैंने अभी जो बात किया था वो बात से आपको एक बार समझा देता हूं कि इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट होता है हमारे सॉल्यूशन में डिसोसिएट, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कभी डबल होंगे कभी ट्रिपल होंगे, इसीलिए मोलर मास की वैल्यू भी अलग अलग आएंगी, ठीक है। तो एबनॉर्मल मोलिकुलर मासेस इसमें आता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट अगर हम पानी में डालते हैं तो यहाँ पर बच्चों नो चेंज एट ऑल, जितनी उम्मीद थी उतना ही वैल्यू आएंगी, तो इसमें कोई चेंज होने वाला है नहीं है। तो यहाँ पर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सीपी लिखता हूं मैं, ये कभी डबल होती है तो ये कभी ट्रिपल होती है। अंडरस्टूड? तो और यहाँ पर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है वह एग्जैक्ट वैल्यू आती है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर मोलर मास भी कैसा होगा बेटा? एग्जैक्ट आएगा। और यहाँ पर मोलर मास भी कैसा आता है? चेंज्ड आता है। समझ में आई? हमने ऐसा थोड़ा सा नोट एक साइड में लिख लिया जिससे हमको अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आय एक वेंट ऑफ फैक्टर है, आय एक टर्म बनाई गई है आय। इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी बनाई गई है बच्चों, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स अपॉन ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी अगर आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो, सुक्रोज का केस डाल रहे हो, तो वहां पर जो वैल्यू आएंगी, और अगर आप NaCl डाल रहे हो उसकी जो वैल्यू आएंगी, तो एक रेशो निकलेगा। इट मे बी 1 टाइम 2 टाइम, मैं समझाता हूं कैसे आएगा। इसके और भी फॉर्मूले लिख देता हूं मैं आपको। इसको ऐसा भी एक फॉर्मूला यूज किया जाता है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स अपॉन theoretical colligative property of electrolytes। यानी जितनी हम एक्सपेक्टेड करते हैं थेरोटिकल और ऑब्जर्व्ड, ये भी होता है, ठीक है। देखो बच्चों, अगर एज अ ह्यूमन बीइंग हम जानते हैं कि अगर मैंने NaCl लिया, यहाँ पर हमने लिया NaCl, ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने NaCl सॉल्यूशन लिया, इसको बीकर में डाला, यहाँ पर अगर 1 मोल डाला तो यहाँ पर 2 आयंस मिलेंगे, यानी नंबर ऑफ आयंस बिकम डबल्स। आप जानते हो इस बात को बच्चों। अगर हम NaCl सोल्यूट ले रहे हैं तो NaCl होता है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो NaCl इलेक्ट्रोलाइट है तो नंबर ऑफ आयंस बिकम डबल, डबल हो रहे हैं बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होंगी? डबल। देयरफॉर भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आल्सो बिकम्स
डबल्स, अंडरस्टूड, ठीक है। देयरफॉर मोलर मास बिकम हाफ। जानते हो आप, ये समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूं मैं? भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ना, हमने देखे ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द M2, देखा था ना हमने। तो बराबर है कि नहीं है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो कि अगर हमने NaCl डाले तो नंबर ऑफ आयंस बिकम डबल, और जैसे कि आयन डबल हो रहा है, आयन डबल हो रहा है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होंगी? डबल होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस के ऊपर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रहती है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल डबल होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल होंगी। समझ में आ रही क्या बात? तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विद डबल, तो मोलर मास हुआ हाफ। ठीक है। अब हम जानते हैं कि भाई यहाँ पर हाफ वैल्यू आएंगी, यानी जितनी हमको उम्मीद है वैल्यू उससे कम आएंगी। अगर मेरे पास रमेश ने एक पाउडर लेके आया और मुझे बताया कि सर इसका मोलर मास 20 आ रहा है, और मैं उस पाउडर को ऑलरेडी जानता हूं, ठीक है, वो पाउडर को मैं ऑलरेडी डालता हूं, और मुझे ये मालूम है कि भाई वो अंदर जाने के बाद डिसोसिएट होता है, डबल आयन बनाता है, तो मैं एक कंपेंसेशन करूंगा, कुछ ना कुछ उसको मॉडिफाइड करूंगा। कि रमेश ने बताया सर मेरा आंसर तो आ रहा है 20, मोलर मास का आंसर आ रहा है 20, तो मैं क्या करूंगा, जब मुझे पता है कि वो डबल आयन बनाता है, तो मैं क्या करूंगा, उसकी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैंने बोला बेटा बराबर है, राइट आंसर है तुम्हारा, 40 आंसर होगा उसका, मोलर मास चेक कर लो, तो बराबर 40 निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो वो जो एडजस्टिंग फैक्टर होता है, हमको मालूम है ना ऐसा ऐसा एरर आ रहा, तो हम एडजस्ट कर सकते हैं ना, डबल से ट्रिपल से, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, दो जो एडजस्टिंग फैक्टर रहेंगी, वही एडजस्टिंग फैक्टर है हमारा वेंट ऑफ फैक्टर, अंडरस्टूड। तो उसको निकालना कैसे है, वेंट ऑफ फैक्टर हमको कैसे मिलेगा, तो उसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका है ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थेरोटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो वेंट ऑफ फैक्टर जैसे कि आई की वैल्यू, आई आई की वैल्यू फॉर NaCl कितनी रहेंगी, 2 रहेंगी। CaCl2 की कितनी रहेंगी, कितनी रहेंगी, 3 रहेंगी। समझ में आया यहां तक का? क्लियर है? हाँ। वैसे आई के और भी फॉर्मूले बनते हैं। आई का फॉर्मूला ये बनेगा, डेल्टा TF ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा TF थेरोटिकल। क्या हुआ भाई इसका मतलब, क्या हुआ ये, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑब्जर्व डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन थेरोटिकल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। वैसे ही आई डेल्टा TB ऑब्जर्व एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अपॉन थेरोटिकल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, ऐसा और बनता है, I इज इक्वल टू पाई ऑब्जर्व अपॉन पाई थेरोटिकल, ये भी बनेगा। ठीक है कि नहीं है? नंबर ऑफ पार्टिकल से भी निकाल सकते हैं आप देख रहे हो नंबर ऑफ पार्टिकल भी डबल हो रहा है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोल्यूशन, आफ्टर डिसोल्यूशन, एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोल्यूशन, यानी डिसोल्व करने के बाद में। ठीक है, अपॉन क्या होगा बच्चों, ये डिसोल्यूशन है, आफ्टर डिसोल्यूशन अपॉन क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल एडेड, बराबर है, कितने ऐड किए थे अपन ने, यहाँ पर 100 NaCl डाले तो अंदर जाके 200 NaCl बन रहा है, तो 200 डिवाइडेड बाय 100 ऐसा बनेगा इसका, बराबर है, 200 डिवाइडेड बाय 100 एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोल्यूशन। भाई मैंने 100 NaCl डाला, ये वाला बीकर देखो आप, इस बीकर में देखो, समझ लो मैंने 100 NaCl डाला, तो अंदर जाके कितने आयन बनेंगे, 100 Na पॉजिटिव बनेगा और 100 Cl निगेटिव बनेगा। तो 100 NaCl डाला, अंदर जाके बन रहे 200, तो मैं कैसा लिखूंगा, 200 अपॉन 100, कितना आएगा, 200 अपॉन 100 कितना होता है, 2। तो ये देखो NaCl की वैल्यू 2। समझ में आ रहा है? कई भी कई कोई सी भी तरीके से आप निकाल सकते हो। वैसे अब जैसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर उल्टा होगा, थेरोटिकल अपॉन ऑब्जर्व होगा। अगर हम M2 रख रहे हैं, मोलर मास थेरोटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मासेस। समझ में आया बच्चों? तो दीज आर द फॉर्मूलेस ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर। ये एक डेफिनेशन है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, और ये जो डेफिनेशन है बच्चों, ये डेफिनेशन आपको किसके अकॉर्डिंग लिखना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग लिखना है, या तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, या मोलर मास के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आए यहाँ तक का बातें, क्लियर है, कोई परेशानी यहाँ तक का नहीं है? चलो
अब जैसे मैंने आपके सामने वेंट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो वेंट ऑफ फैक्टर एक वो क्या बोलते हैं ना अपन, एडजस्टिंग फैक्टर, मैंने जैसे एक वर्ड यूज किया था एडजस्टिंग फैक्टर, कि भाई हमारे साथ में प्रॉब्लम होती है नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, अगर हम ये जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्व करते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, तो हमारे फॉर्मूले सफिशिएंट है, आराम से हमारे आंसर आ जाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में थोड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट्स पानी में जाने के बाद कभी डबल हो जाते हैं, आयंस बनते हैं ना उसके, डबल हो जाते हैं, ट्रिपल हो जाते हैं, इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आल्सो गेट चेंजेस। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होती है, उसके साथ में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी चेंज होता है। दिमाग में आई बातें? तो इसीलिए हमको ये वेंट ऑफ फैक्टर लाना पड़ा। अब जब वेंट ऑफ फैक्टर आ गया है, तो हम हमारे प्रीवियस वाले फॉर्मूले के रिकॉल करेंगे हल्के से। अब देखो बच्चों, हमारे पास जैसे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ फॉर्मूलेस थे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के कुछ फॉर्मूलेस थे, आप जानते हो, मैंने थोड़ी देर पहले इसी बोर्ड पे लिखा था। ठीक है, तो फॉर्मूलेस कौन कौन से थे देखो, जैसे कि डेल्टा पी, P1 नॉट, W2 अपॉन M2, W1 अपॉन M1, अंडरस्टूड? ये हो गया। ठीक है, ये हो गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। डेल्टा टीबी, केबी इंटू एम, डेल्टा टीएफ, केएफ इंटू एम, फिर उसके बाद में आएगा हमारा पाए, कैसा रहेगा पाए का फॉर्मूला, W2 अपॉन M2 आर टी, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो ये जो चारों फॉर्मूले है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये कौन से वाले हैं, वेदर इट इज ऑब्जर्व वाले या थेरोटिकल वाले? तो भाई ये आते हैं हमारे ऑब्जर्व वाले। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक का? क्लियर है, कोई परेशानी इसमें नहीं है? सॉरी, एक हल्की सी मिस्टेक हो गई बच्चों, ये सब के सब आएंगे हमारे थेरोटिकल वाले। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने गलती से उसको ऑब्जर्व बोल दिया था। ये आते हैं पूरे थेरोटिकल वाले। ठीक है, एक थेरोटिकल कंसेप्ट उनको बताता है, बट चेंजेस होने के बाद ऑब्जर्व हो रहा है वो, यानी ऑब्जर्व वैल्यू अलग रहेंगी, तो हम थेरोटिकल कंसेप्ट निकाल लिए। तो ऑब्जर्व निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर इन सभी को मैं आई से मल्टीप्लाई करता हूं, जैसे देखो डेल्टा टीबी, सॉरी डेल्टा टीबी, ये वाला डेल्टा टीबी कौन सा है बच्चों, ये थेरोटिकल है। अगर हमको ऑब्जर्व निकालना है तो मैं क्या करूंगा, आई इंटू के बी इंटू एम। समझ में आ गया क्या किया हमने? ये आया बच्चों, कहां से फॉर्मूला आया, ये थेरोटिकल से आया। थेरोटिकल वाले को हमने आई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आई से मल्टीप्लाई करने के बाद में इट बिकम्स ऑब्जर्व। समझ में आ गया बातें? क्लियर है? यहीं से निकाले हमने, ये देखो पाई ऑब्जर्व अपन, थेरोटिकल यहां से इधर लेके जाओ, तो ऑब्जर्व इज इक्वल टू आई इंटू थेरोटिकल, तो ऐसा बनेगा पाई ऑब्जर्व इज इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू पाई थेरोटिकल। समझ में आ गया? तो ये सब हमारे नए फॉर्मूलेज हो गए। तो अगर आपको कभी कभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको ऑब्जर्व भी निकालना है, थेरोटिकल भी निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? आप अगर ये डायरेक्ट फॉर्मूले यूज कर रहे हो, तो यू विल गेट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन थेरोटिकल। ऑब्जर्व निकालना है तो आप आई से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएंगी वैल्यू ऑब्जर्व वाली। कभी कभी रहता है कि आई की वैल्यू दी नहीं रहती और ऑब्जर्व वाली वैल्यू निकालना रहता, तो उस टाइम पे आपको दिया रहेगा कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है कितने से कितना, पहले इतना डिग्री सेल्सियस था, फिर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हुआ के 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया, तो वो जो वैल्यू आपको डायरेक्ट दी रहेगी दैट्स ऑब्जर्वेशन, तो उसको आप ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, हमारा इसके बाद में एक लास्ट टॉपिक बचता है, रिलेशन बिटवीन वेंट ऑफ फैक्टर आई एंड अल्फा, जो आपको एग्जाम में आता है 2 मार्क के लिए या तो फिर 3 मार्क के लिए। ठीक है बच्चों, ठीक है, रिलेशन बिटवीन आई एंड अल्फा। अल्फा है बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आपने पढ़ चुका है 11th स्टैंडर्ड में। ठीक है, देखेंगे हम एक एग्जांपल लेके काम करते हैं।
अगर हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में हमने डाल रखा है पानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, पानी डाला है इसमें, और इसमें एक हम सोल्यूट डाल रहे हैं AX/BY, ठीक है, AX/BY हमने इसमें सोल्यूट डाले, तो भाई ये सोल्यूट अंदर जाके होता है डिजोल्व, AX/BY डिजोल्व होने के बाद में कुछ इसका बनता है X टाइम्स ऑफ A वाला आयन प्लस Y टाइम्स ऑफ B वाला आयन। अब A के ऊपर कितने पॉजिटिव रह सकते हैं, B के ऊपर भी कुछ पॉजिटिव रह सकते हैं, तो अभी मैं पॉजिटिव निगेटिव MN, ठीक है, A के ऊपर आता है M पॉजिटिव, B के ऊपर आता है N निगेटिव। समझ में आया था? क्लियर है? अब हमने अच्छा खासा डाल दिए तो यहाँ पर आता है इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने इसको डाला था 1 मोल, स्टार्टिंग में ये दोनों नहीं थे, स्टार्टिंग बोले तो इनिशियली ये 1 डाला था हमने और ये बीकर में कुछ नहीं थे। एट इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम है बेटा, शॉर्टकट में लिखा है इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम ये डिसोसिएट होके बने अल्फा, ये बने अल्फा, तो ये अल्फा से हुए कम, ठीक है, ये जितने बने उसको बोलेंगे हम अल्फा, इतने बोले इसको अल्फा। मैं आपको एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का शॉर्ट बता देता हूँ, हो सकता है कई बच्चों ने इसको 11th स्टैंडर्ड में देखा ही नहीं होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, कभी कभी हम लोग भूल भी जाते हैं, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में बता देता हूँ हल्का सा। देखो बच्चों, जैसे कि एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का एग्जांपल हम ले लेते हैं, कहाँ लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। ये बीकर है, इसमें मैंने डाला है 200 CH3COOH। कौन है भाई ये, दिख रहा है क्या आपको, कैमरे में आ रहा है क्या? कैमरे में नहीं आ रहा हूँ ये, ठीक है। इसमें हम डाले 200 CH3COOH एसिटिक एसिड, ठीक है बच्चों, 200 हमने डाला है एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक है, भाई ये वीक इलेक्ट्रोलाइट में आता है, वीक एसिड है, तो वीक एसिड है तो 100% डिसोसिएट होगा क्या? नहीं। स्ट्रॉन्ग रहता तो पूरे 200 मॉलिक्यूल अंदर जाके डिसोसिएट हो जाते हैं, लेकिन बच्चों ये जैसे वीक है तो पूरे 200 डिसोसिएट होंगे क्या? नहीं। लेट एन एग्जांपल, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है 0.6, अल्फा कितना है इसका? 0.6। लेट एन एग्जांपल, समझा, अल्फा इसका 0.6, देयरफॉर परसेंटेज अल्फा कितना होगा? 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 60%। इससे क्या समझ में आया? इससे समझ में आया कि ये 60% डिसोसिएट होता है, यानी 100 में से 60, तो 200 में से 120। समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो इसका मतलब हो गया कि 120 डिसोसिएट होंगे तो 120 CH3COO नेगेटिव आयन बनेंगे, 120H पॉजिटिव आयन बनेगा, और भैया जो बचे कुछ 80 रहेंगे वो डिसोसिएट ही नहीं होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ना? तो 80 जो रहेंगे वो डिसोसिएट ही नहीं होंगे। क्लियर है यहाँ तक का? तो यही कंसेप्ट के ऊपर हमने यहाँ पर रखा है। ये मैंने 1 डाला तो 1 इंटू अल्फा, 1 अल्फा डिसोसिएट होंगे, 1 अल्फा डिसोसिएट होंगे, 1 माइनस 1 अल्फा डिसोसिएट नहीं होगा, तो 1 अल्फा की जगह हमने 1 रखा है। समझ में आया? थोड़ा सा एक बार यहाँ पर दिमाग में लगा लेना, बराबर क्लियर हो जाता है। समझ में आ गया यहाँ तक का? क्लियर है? देयरफॉर यहाँ पर एक टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स in beaker after dissolution, समझ में आया? कितना होगा आफ्टर डिसोल्यूशन? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन बीकर कितना होगा? 1 माइनस अल्फा, भाई ये अनडिसोसिएटेड वाले, प्लस अल्फा कटायन वाला, प्लस अल्फा एनायन वाला। समझ में आ गया बच्चों? तो इतने पार्टिकल हो गए हैं। अब देखेंगे हम आय, हमारा वेंट ऑफ फैक्टर क्या बताता था? आय बताता था कि आपने कितना डाला डिवाइडेड बाय आपको कितना मिला, सॉरी कितना मिला डिवाइडेड बाय आपने कितना डाला था। हमने कितना डाला था? 1 डाला था इसको, ठीक है ना। तो आय क्या बोलता है? एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोल्यूशन, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एडेड, इनिशियली एडेड, ठीक है। ध्यान से सुनना, इनिशियली एडेड। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, बताओ क्या होगा यहाँ पर? 1 माइनस अल्फा
प्लस अल्फा अपॉन 1, ठीक है, क्लियर है, इज इक्वल टू आई। एक बात और देखना है बच्चों, यहाँ पर हमने थोड़ा सा एक चीज लिखना भूल गए हैं। भाई ये m बना था, ये x टाइम्स बनता था, ठीक है ना, तो यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि कटायन कितना बना था, कटायन बना था x टाइम्स, तो x अल्फा y अल्फा, तो यहाँ पर हमारा रहेगा x अल्फा y अल्फा, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर रहेगा हमारा x अल्फा प्लस y अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा प्लस x प्लस y अल्फा अपॉन 1, अंडरस्टूड। लेट x प्लस y इज इक्वल टू n डैश। अब n डैश क्या है, ये नंबर ऑफ आयंस, क्या बोलेंगे हम इसको, नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है, तो अब अगर वैल्यू रख देते हैं हम, क्या बनते हैं बेटा, I इज इक्वल टू, ये 1 इधर गया तो कोई काम का ही नहीं है, 1 माइनस अल्फा इज इक्वल प्लस एन डैश अल्फा, ठीक है, क्लियर है यहां तक का, माइनस अल्फा प्लस एन डैश अल्फा, इसमें से निकालेंगे हम अल्फा को कॉमन, तो अल्फा निकालेंगे तो कैसा बचेगा, एन डैश माइनस 1 अल्फा बराबर बन गया। अब ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिए, अभी बराबर ट्रैक पे है, ठीक है, ये मिटा देता हूँ बच्चों थोड़ा सा। हाँ, तो कैसा बनेगा, अब इसको इधर लेके आओ, तो क्या बनेगा, एक काम करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, आई इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 एन डैश माइनस 1। समझ में आ गया कैसे निकाले हमने, क्या किए थे हमने, एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन मालूम था हमको, हमने लिख दिया, नंबर ऑफ पार्टिकल एडेड 1 था, ये पूरा निकालने के बाद इसमें कॉमन निकाले x प्लस वाई, x प्लस वाई क्या होता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू एन डैश, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन, ये हो गया इतना। फिर इसने एन डैश की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया, फिर इसके बाद में हमने यहाँ पर, मैंने इसी वैल्यू को यहाँ पर रिपीट रखा है, ठीक है, फिर इसके बाद में हमने क्या किया, इसको सॉरी 1 को हमने मूव करके इधर लेके गया, तो 1 इधर गया तो माइनस 1 हो गया, और इधर बचा माइनस अल्फा एन डैश अल्फा, दोनों में अल्फा कॉमन था तो मैंने अल्फा निकाल लिया और इसको शिफ्ट कर दिया एन डैश माइनस 1, और फिर हमारे बन गया। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन, किसके लिए बच्चों, आई एंड अल्फा, ठीक है, किसके लिए बोले, जब डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, अगर आप जेई नीट पढ़ते हो बच्चों तो उसमें एसोसिएशन वाला भी केस आता है। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पार्ट 7 पूरा खत्म यहाँ पर, ठीक है, और ये जो 7वां पार्ट था, ये लास्ट पार्ट था, यहाँ पर हमारा पूरा लेसन थ्योरेटिकली खत्म हो चुका है, और अगर आपको इससे कोई रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, तो आई विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल लेटर ऑन। नाउ अब बचा है हमारा न्यूमेरिकल वाला टॉपिक बच्चों, तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम पूरा न्यूमेरिकल के बारे में बताएंगे, और इसमें हम जितने भी हमारे टेक्स्ट बुक में जितने भी न्यूमेरिकल इंक्लूड किए हुए, सॉल्व अनसॉल्व, उस न्यूमेरिकल्स की देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, या पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।